Good morning, students. So today we will complete our last part of this chapter. Last part is type of magnetic material. So the material or substance are classified into three categories on their magnetic properties. So they are classified as diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. So first we will discuss about the diamagnetic substance. Ki what are the diamagnetic substance? So diamagnetic substance. So one by one we will discuss dia, para and ferro. So first of all we have to discuss about the diamagnetic substance. So what are the diamagnetic substance? First of all beta the diamagnetic substance are weakly repelled by the magnet. कि जब किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम किसी भी मैग्नेट के पास रखते हैं उनको वो वीकली रिपेल करती है. क्लियर. तो ये छोटी सी पॉइंट है अबाउट द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. उसके बाद हम अगर इसको डिटेल में जाते हैं कि व्हाट आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. So the diamagnetic substance are those substance which are weakly magnetized in the direction opposite to the applied magnetic field. Means जब उनको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं वो मैग्नेटाइज होते हैं वीकली लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब यह है कि जो उनके अंदर इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट होगी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी. सो ये आपका है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? Diamagnetic substance are those substance which are weakly magnetized. First of all, they are weakly magnetized and weakly repelled by the magnetic field. So first of all, they are weakly magnetized in the direction opposite to the applied magnetic field. Means उनकी जो डायपोल मूवमेंट होगी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी. इसको डिस्कस करते हैं हम कि हाउ दीज सब्सटेंस आर मैग्नेटाइज. एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो द थ्योरी के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. सो इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन पेयर. इलेक्ट्रॉन किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में करते हैं विद अपोजिट रेवोल्यूशन. कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. क्लियर. तो सिंपल सी बात समझनी है कि इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कि if this is the nucleus and this is electron. Here if this electron is revolving around this and again this is nucleus and this electron revolving in that direction, sorry, in this direction. So this VO and it is also the VO. Clear. ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड. क्लियर. दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. So in diamagnetic substance, the electron are in pair with opposite rotation. One is in clockwise direction, another is in anti-clockwise direction. Clear. So in the previous chapter 4th, in the last topic, we have discussed about the dipole moment of revolving electron or dipole moment of an atom. वो हमने डिस्कस किया था. जो हमने निकाली थी that is we have calculated in the EVR. This is EVR divided by 2. इसको लिखा था म्यू एल बोला इसको हमने. तो ये डायपोल मूवमेंट थी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की. तो ये भी घूम रहे हैं तो इनकी भी डायपोल मूवमेंट होगी. तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि देयर इज अ फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पे भी एफसी लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे भी क्या लगेगा एफसी लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर हम डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करें क्या होगी तो फिर हमने फिर एक रूल डिस्कस किया था क्लॉक रूल. वी हैव डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट. तो अब इस केस में हम राइट हैंड थंब रूल को इसको चेंज कर देंगे. अब हमने अपनी इन फिंगर को हमने इलेक्ट्रॉन के मोशन के अकॉर्डिंग देखना है. तो जब हम राइट हैंड रूल को यूज करते हैं क्लियर. अब इस केस में देखते हैं जब हम कि इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं लाइक दिस. तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये आपकी बाहर की तरफ होगी. क्लियर. इस केस में जब हम देखते हैं क्लियर तो इस केस में अंदर है. तो इसका मीन ये है बेटा कि इफ इट्स डायपोल मोमेंट इज म्यू एल एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज आल्सो म्यू एल. सो दिस म्यू एल एंड दिस म्यू एल आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो इफ वी वांट टू फाइंड द म्यू टोटल सो दिस कम्स आउट टू बी म्यू एल प्लस म्यू एल. बट one is in inward direction, another is in outward direction. We have calculated by the
क्लॉक रूल से हमने इसको फाइंड किया। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे घूम रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ये है, इसका मतलब जो करंट है वो आई आपका ऐसे है। क्लियर। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो इस केस में जो डायपोल मोमेंट है वो बाहर की तरफ है। क्लियर। अब इस केस में आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या, इनवर्ड। तो इसके अंदर मीन्स एक प्लस की है तो दूसरी किसकी होगी, माइनस की होगी। तो मैं जब यहाँ पे क्या करूँगा, म्यू एल प्लस माइनस म्यू एल पुट करूँगा तो ये म्यू एल से म्यू एल कैंसिल होगा, जीरो आ जाएगा। इसका मीन्स कि जो नेट डायपोल मोमेंट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की वो जीरो है। क्लियर। मीन्स दे हैव नो डायपोल मोमेंट, मीन्स यहाँ पे डायपोल मोमेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे दो पोल नहीं है। अगर यहाँ पे दो पोल नहीं है तो दे डजंट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्लियर। अब हमने इसमें देखना है कि क्या होगा अगर हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस कि व्हाट हैपन टू दिस सब्सटेंस व्हेन वी अप्लाई अ मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि वही मैग्नेटिक सब्सटेंस से दोनों के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को विच जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। क्लियर। डाउन टू और डाउनवर्ड वी कैन से दैट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्लियर। तो जैसे हम देखते हैं कि पहले दोनों इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vo थी, हमने कह दिया कि दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड दिस इज मूविंग विद v2 आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन। क्लियर। अगर हम इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं, मींस अगर ये जो इलेक्ट्रॉन आपका है और ये जो इलेक्ट्रॉन आपका है मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन मींस करंट फ्लो कर रहा है, बी अप्लाई कर दिया तो दिस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स विच वी हैव रिटन प्रीवियसली दैट एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा। क्लियर। तो ये 90 ले लेना, तो ये बी क्यू मीन्स ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपके फोर्स एक्सपीरियंस करें, विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, दैट इज एफ एम। और जो अंदर की तरफ आ रहा है उसके अंदर दैट इज एफ एम इनवर्ड। मीन्स द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड एंड द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्सपीरियंस अ फोर्स inward. That force direction we have find from the Fleming left hand rule. तो अब क्या हुआ कि अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो बेटा अगर ये फोर्स आएगा तो नेट फोर्स की वजह से इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और पास आ जाएगा। अब जो v1 है आपका, दैट v1 बिकम v नॉट माइनस डेल्टा v, मीन्स इसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ गई और v2 विल बिकम v नॉट प्लस डेल्टा v। क्लियर। इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड कम हो गई। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखते हैं, हमने फिर लिखा था यहाँ पे कि जो आपका डायपोल मोमेंट होती है दैट म्यू एल इज इक्वल टू ई वी आर। तो अगर ये स्पीड आपकी कम हुई है इसके केस में, ये स्पीड कम हुई है इसके केस में, तो अगर मैं दोनों की यहाँ से म्यू निकालता हूँ तो इसका जो म्यू होगा वो आपका आ जाएगा म्यू एल प्लस माइनस डेल्टा म्यू। क्लियर। इसका म्यू आ गया मान लो। क्लियर। और इसका जो म्यू होगा, क्लियर, इसको म्यू वन लिख लेते हैं, अगर इसको म्यू टू लिख लेते हैं कि डायपोल मूवमेंट, तो ये बन जाएगा म्यू एल प्लस डेल्टा म्यू। अब अपने निकाला है नेट। क्या निकाला अपने, नेट। और फिर वही बात है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक की डायरेक्शन इनवर्ड है एक की डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो जब हम यहाँ से नेट निकाल लेंगे तो देयर इज अ सब्ट्रैक्शन साइन, तो जो माइनस का साइन आएगा उससे क्या होगा कि जो नेट म्यू होगा, म्यू नेट, दैट कैन बी रिटन एज, जब इसको हम लिखेंगे तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एक टर्म आपने माइनस की लेनी है, तो आपका जो ये म्यू एल से म्यू एल आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, तो दैट कम्स आउट टू बी डेल्टा टू म्यू म्यू, यू कैन राइट हियर डेल्टा म्यू, यू कैन राइट हियर एल म्यू। तो अब यहाँ पे हुआ क्या हुआ कि पहले इनकी जो नेट डायपोल मोमेंट थी वो जीरो थी, लेकिन जो अब डायपोल मोमेंट आई वो 2 म्यू है। मीन्स यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए, देर क्रिएटेड पोल्स। डायपोल मोमेंट है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पोल क्रिएट हो गए देन दी सब्सटेंस आर मैग्नेटाइज, ये सब्सटेंस आपके क्या हो गए, मैग्नेटाइज हो गए।
अब मैग्नेटाइज कहाँ हुए हैं, दे आर मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात क्या थी कि जो फील्ड था वो इनवर्ड डायरेक्शन में था, तो इनकी जो है टू डेल्टा म्यू की डायरेक्शन होगी, ये होगी आउटवर्ड। मींस फील्ड इनवर्ड है तो इनकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, तो दीज सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज। और इनको बेटा मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से, चाहने की वजह से, और दूसरी तरफ ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। तो अगर मैं इनकी म्यू की बात करता हूँ, परमेबिलिटी की बात करता हूँ, दैट परमेबिलिटी वी हैव रिटन दैट इज B by H which we have written previously। तो अब हमने जो H है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मीन्स जो हमने फील्ड अप्लाई किया है, और B वो था जो फील्ड इंड्यूस हुआ है। तो अभी मैंने आपको कहा है कि इनको मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए, मीन्स H आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। ये H बड़ा होगा फिर भी आपके सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होंगे। इसका मतलब यहाँ से बेटा ये है कि जो H है दैट इज ग्रेटर देन B। अब अगर H ग्रेटर देन B होगा, मीन्स H बड़ा है B छोटा है, देन योर म्यू इज लेस देन 1। मीन्स इन सब्सटेंस की जो परमेबिलिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, इसकी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, विच वी हैव डिस्कस आल्सो। तो यहाँ से हमने पढ़ना है परमेबिलिटी म्यू होगी दैट इज B by H। B था इंड्यूस, H था अप्लाइड, वी कैन से दैट इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड। अब इनको मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए, तब जाके मैग्नेटाइज होते हैं, वो भी थोड़े बहुत। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो यहाँ से जो म्यू आएगा, यहाँ से पॉइंट आ गया कि जो म्यू होगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, जो परमेबिलिटी होगी वो लेस देन क्या होगी, 1 होगी। लेसर देन 1 मीन्स 1 से बहुत छोटी होगी। ये आपका एक पॉइंट आपने और समझना है। क्लियर। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। नेक्स्ट आपका है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। So what are the paramagnetic material? So the paramagnetic material are those material which are weakly magnetized। डाय की तरह ये भी weakly magnetized होंगे, but in the direction of applied magnetic field। वो opposite direction में थे, ये किस में होंगे, in the direction of applied magnetic field। So these are called paramagnetic। So they are weakly attracted by the magnet। जैसे वो weakly repel थे, ये these are weakly attracted by the magnet। So what are the paramagnetic material? Are those material which are weakly magnetized in the direction of applied magnetic field। So now we have to discuss about the theory of these material। अब थ्योरी में क्या है बेटा कि जो किसी भी सब्सटेंस की जो डायपोल मूवमेंट है उसकी वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रही है। हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है दैट इज ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन आल्सो। तो जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन है वो दोनों डिसाइड करते हैं डायपोल मूवमेंट को। क्लियर। सो नाउ इफ दिस इज अ सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, ये एक सैंपल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये इधर गया, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, क्लियर, ये यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सो वी विल टेक सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट होती है, मीन्स दे हैव अ सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ नेट डायपोल मोमेंट, बट ड्यू टू थर्मल एनर्जी, अब ये थर्मल एनर्जी कहाँ से आ गई कि ड्यू टू रूम टेम्परेचर पर जो हीट मिलती है उन हीट की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन आर ओरिएंटेड इन अ सच अ वे दैट कि दे कैंसल द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ईच अदर। हाउ कि फॉर एग्जांपल इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये इस डायरेक्शन में थी, इसकी इसमें आ गई, तो इन दोनों ने एक दूसरे कैंसिल कर दिया। क्लियर। इसकी इस डायरेक्शन में थी, इसकी इस डायरेक्शन में, इन दोनों एक दूसरे कैंसिल कर, इन दैट वे इलेक्ट्रॉन आर ओरिएंटेड इन अ सच अ वे दैट कि दे कैंसिल आउट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ईच अदर। So due to that the net dipole moment, net magnetic dipole moment, we can say that mu L is 0 because individual electron have their dipole moment, but when we find the net means when we find their sum, so they cancel each other and the net dipole moment comes out to be 0. So now what happened when we applied a magnetic field? So when a magnetic field is applied here, so these electrons align themselves in a particular direction, but all electrons are not capable to do this। Clear? Some of them are not try to align themselves। कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को अलाइन कर लिया सेम डायरेक्शन में,
और डायरेक्शन किस में किया, एज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब हमने क्या देखा था कि दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या आता है, नॉर्थ आ गया, यहाँ पे क्या गया, साउथ आ गया। क्लियर। अब जो पॉजिटिव पोल होता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो नेगेटिव पोल क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड चलना शुरू कर देंगे, क्लियर, अब सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, इसका मतलब ये एंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर आपका क्या आ जाएगा, साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल आ गया, इधर आपका क्या साउथ पोल आ गया। तो अगर इधर नॉर्थ पोल है उधर साउथ पोल है तो यहाँ पे दो पोल आ गए, दो पोल आ गए तो यहाँ पे मीन्स इनकी कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ है। दीज पोल आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो देयर इज अ इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, वी कैन से द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और ड्यू टू दैट दी सब्सटेंस बिहेविंग लाइक अ magnetic materials, but their magnetic dipole moment is depend on the temperature also। मीन्स पहले ये कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया। क्लियर। लेकिन सारे अलाइन नहीं कर पाए, थोड़े ही अलाइन कर पाए या कुछ ने अलाइन नहीं किया, उसके वजह से यहाँ पे एक वीक मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया, वीकली मैग्नेटाइज हो गए, और उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो ये पैरामैग्नेटिज्म का एग्जांपल है कि ये वीकली मैग्नेटाइज हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, अगर आपकी इस सब्सटेंस का टेम्परेचर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक रहेगा देन दे शो देयर मैग्नेटाइजेशन। बट इफ टेम्परेचर इज rises from that value, these substance lose their magnetism and they start behaving like a diamagnetic। अब वो टेम्परेचर कौन सा है, वो है क्यूरी टेम्परेचर। क्या है वो, क्यूरी टेम्परेचर। अब जो क्यूरी टेम्परेचर आपका है वो आपको कहता है कि जो सब्सिबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब ये सब्सिबिलिटी आखिरी टॉपिक था कि हाउ इजिली अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज, कि कोई सब्सटेंस कितना इजिली मैग्नेटाइज हो सकता है। अब जो सब्सिबिलिटी थी, हाउ इजिली अ सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। इसको क्यूरी लॉ भी कहा जाता है। So up to the Curie temperature, these substance behaving like a magnet means that can be magnetized. But when the temperature is rises above the Curie, जब temperature को हम Curie से बढ़ा देंगे, then they lose their magnetic property. Means their magnetism depend on the temperature. Clear means they obey Curie law कि जब तक Curie temperature तक वैल्यू नहीं रहेगी तब तक ये बिहेव करेंगे मैग्नेटिक की तरह, लेकिन जब एक्सीड कर जाएगी तब ये अपने मैग्नेटिज्म को लॉस कर देंगे। अब हमने यहाँ पे फिर से हम इसकी परमेबिलिटी की डिस्कशन करनी है हमने कि ये म्यू था दैट इज बी बाई एच। अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। क्लियर। तो जब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गए, हुए वीकली मैग्नेटाइज है, लेकिन थोड़े फील्ड से ही हो गए थे, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो एच है वो स्मॉलर है किससे, बी से, मीन्स थोड़ा ही फील्ड अप्लाई किया था और ये मैग्नेटाइज हो गए। तो इसका मतलब जो आपका म्यू आया है दैट इज ग्रेटर देन 1। उस केस में क्या था कि जो म्यू था डाया के अंदर दैट इज बी बाई एच, हमें बहुत ज्यादा एच अप्लाई करना पड़ा था, इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ी थी, मीन्स एच इज ग्रेटर देन बी था। तो उससे जो आपका म्यू आया था दैट इज लेस देन 1। अब इसका जो म्यू होगा दैट इज ग्रेटर देन 1, ये आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर। लेकिन इनकी वैल्यू में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, मीन्स ये इससे ग्रेटर है, लेकिन जो वैल्यू आएगी बेटा वो आपकी 1 पॉइंट समथिंग ही आएगी। क्या आएगी वैल्यू आपकी 1 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ से है जो आपका, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं यहाँ से कि इसका जो म्यू है पैरामैग्नेटिक का, तो म्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक इज स्मॉल पॉजिटिव। क्लियर। और जो म्यू है डायमैग्नेटिक का वो आपका होगा नेगेटिव नहीं होगा। अब आपको हमने कह दिया लेस देन 1। अब लेस देन 1 का मतलब ये नहीं है कि ये माइनस का हो गया। लेस देन 1 का मतलब बेटा इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 0 पॉइंट समथिंग में रहेगी, मीन्स म्यू ऑफ पैरा जो होगा वो स्मॉल पॉजिटिव होगा और म्यू ऑफ जो डाई होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ऐसे जब हम देखेंगे म्यू ऑफ
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज लार्ज पॉजिटिव। क्लियर। तो अगर हम इसको लिखते हैं कि जो म्यू डाया पैरा फेरो का क्या होगा, क्लियर, तो इसका 0 पॉइंट समथिंग है, इसका स्मॉल पॉजिटिव है, इसका लार्ज पॉजिटिव है। क्लियर। इसको हम और डिटेल में देखते हैं इसके बाद आगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा कि दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, इनको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो जब मेन पॉइंट हमने थ्योरी डिस्कस करनी है तो इसके अंदर हम डोमेन थ्योरी की बात करेंगे। डोमेन मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, कि क्या होगा जब बी 0 है और क्या होगा जब हमने बी अप्लाइड कर दिया। अब क्या है कि ये हमने डोमेन थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। क्या है डोमेन थ्योरी, सभी बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन आपने इसके अकॉर्डिंग समझना है इसको, कि हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिए इलेक्ट्रॉन के इन द डोमेन। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि ये मोशन है इलेक्ट्रॉन का लाइक दिस, क्लियर। अब इंडिविजुअल इन सबकी डायपोल मोमेंट है, मींस जब बी आपका 0 है, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट इनकी है, इन दोनों की डायपोल मोमेंट है, इनकी लेकिन जब हम नेट डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो इस डायपोल मोमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया, इस डायपोल मोमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया, इस डायपोल मोमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे जो म्यू एल आया वो आपका 0 आ गया। लेकिन क्या हुआ जब हमने यहाँ पे बी अप्लाई कर दिया, व्हेन वी अप्लाइड अ बी मींस व्हेन वी अप्लाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे क्या हुआ कि दीज ऑल इलेक्ट्रॉन आर अलाइन देमसेल्फ इन द सेम डायरेक्शन लाइक दिस। क्लियर। सभी इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, मींस ये वाले भी इधर आ गए। क्लियर। अब जब हमने बी अप्लाई किया था, और ये बी अप्लाई करने का मतलब बेटा कि थोड़ा सा फील्ड ही अप्लाई जब हम करते हैं तब भी ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, तब भी दीज आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कि पहले इनकी डोमेन थ्योरी एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दीज आर अलाइन देमसेल्फ इन द ऑल डायरेक्शन, ऑल इन द सेम डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब इनके म्यू की बात करते हैं बेटा। म्यू हमारा आता है बी बाई एच, तो एच था अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और बी था इंड्यूस फील्ड। तो जब हमने थोड़ा सा फील्ड ही हमने अप्लाई किया तभी आपका सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा। इसका मतलब जो एच है दैट इज स्मॉलर देन बी, मींस थोड़ा फील्ड ही अप्लाई किया और ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, मतलब इसके अंदर इंड्यूस फील्ड आ गया ज़्यादा। तो यहाँ से क्लियर है कि अगर ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब जो म्यू होगा दैट इज ग्रेटर देन 1। अब हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था क्या, अगर हम तीनों के बारे में बात करते हैं, क्लियर, ये फेरो है, क्लियर, ये फिर डाई की बात करते हैं, डाई का बी होगा दैट इज बी बाई एच। अब हमें कहा था कि अगर हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए। अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए तो मीन्स हाई इंटेंसिटी का फील्ड चाहिए, अगर हाई इंटेंसिटी का चाहिए मीन्स जो एच है वो बहुत ज़्यादा है, एच बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ एच ज़्यादा होने के साथ साथ और दे आर वीकली मैग्नेटाइज, और उनका जो बी होगा वो स्मॉल होगा, तो यहाँ से जो आपका म्यू आएगा दैट इज लेस देन 1 आया था। क्लियर। ये किसके लिए था, डाया के लिए था, ये फेरो के लिए है, और पैरा के लिए क्या होगा, पैरा के अंदर हमने क्या कहा था, म्यू किसके इक्वल है, दैट इज बी बाई एच, बी बाई एच। अब इसके अंदर क्या है, दे आर वीकली मैग्नेटाइज, लेकिन थोड़ा फील्ड है जो हम अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो बी है वो ग्रेटर देन एच है, मीन्स थोड़े फील्ड से ही दे आर मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज हो जाते हैं लेकिन वीकली, तो मतलब जो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी ही चाहिए हमें। तो जो आपका बी आएगा दैट इज ग्रेटर देन 1। अब तीनों पॉइंट हमने क्या समझना है कि जो इसका म्यू होगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका जो म्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। क्लियर। और इसका जो म्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन मतलब 1 का मतलब ये है कि जो इसका म्यू है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब स्मॉल पॉजिटिव। क्लियर। और इसका जो म्यू होगा दैट इज ग्रेटर देन 1 मींस लार्ज पॉजिटिव। क्लियर। अब इसके बाद हमने करनी है बस सब्सिबिलिटी की, कि इनकी सब्सिबिलिटी क्या होगी तीनों की।
क्लियर। तो हमने लिखा था कि जो म्यू है आपका दैट इज 1 प्लस जाई, ये होता है। अगर ऐसे जाई निकालते हैं तो दैट जाई इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो जब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, अब इसका म्यू है 0 पॉइंट समथिंग, क्लियर। तो अगर ये वैल्यू अपनी 0 पॉइंट समथिंग होगी और ये 1 माइनस का होगा तो दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो जो इनकी सबसेबिलिटी होगी दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, क्लियर। और फिर जब इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, अब इसका म्यू जो है लार्ज है, बहुत बड़ा है। अब इसका मतलब ये वैल्यू लार्ज है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो इसका मतलब जो इसकी सबसेबिलिटी होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और कैसी, लार्ज पॉजिटिव, क्लियर। और जब इसकी सबसेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जब जाई एन लिखेंगे तो होगा, इसको हमने उठा के इधर ले गए तो यहाँ पे आएगा म्यू माइनस 1। अब ये है स्मॉल पॉजिटिव, मतलब 1.2 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज पॉजिटिव आएगी और कैसे आएगी, स्मॉल आएगी। तो अब यहाँ से 2 पॉइंट समझने आएंगी, परमेबिलिटी और सबसेबिलिटी की। इसकी परमेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी पर लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग। इसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, लार्ज पॉजिटिव 200 400 800 900 ऐसे। इसकी परमेबिलिटी पॉजिटिव होगी लेकिन स्मॉल पॉजिटिव होगी। अब सबसेबिलिटी की बात करते हैं, इसकी सबसेबिलिटी नेगेटिव होगी, इसकी सबसेबिलिटी पॉजिटिव होगी, इसकी सबसेबिलिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, पैरा की जो होगी और फेरो की जो होगी और जो डाया की। क्लियर। जो डाया की होगी वो नेगेटिव है, फेरो की आपकी लार्ज पॉजिटिव है और पैरा की आपकी क्या होगी, स्मॉल पॉजिटिव होगी। तो हमने सबसेबिलिटी की बात कर ली यहाँ से। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि ये इनके डिफरेंस चल रहे हैं बेटा, डेफिनेशन के बाद इनके डिफरेंस आएंगे। अब जो डाया पैरा फेरो थे, मैं लिख देता हूँ डाया पैरा एंड फेरो, क्लियर। तो इन तीनों के बारे में 5 पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। हमने पढ़ लिया कि दीज आर द सब्सटेंस वीकली रिपेल, ये क्या होंगे आपके, वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। ये वीकली अट्रैक्ट होंगे, क्लियर। और ये होंगे स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, क्लियर। उसके बाद इनकी डेफिनेशन, दी सब्सटेंस आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर आल्सो वीकली मैग्नेटाइज इन द अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में, ये भी आपके होंगे स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज, क्लियर। उसके बाद अब बात आती है कि ये कोई सैंपल है डाया का, ये कोई सैंपल है पैरा का और ये कोई सैंपल है फेरो का। तो जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इनमें से फील्ड लाइन क्या होंगी, इन दी केस ऑफ डाया अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है तो आपकी जो ये फील्ड लाइन है इसमें से पास नहीं होंगी, क्लियर। जितनी भी आपकी फील्ड लाइन होंगी डाया में से पास नहीं होंगी, लेकिन पैरा में से कुछ पास हो जाएंगी और कुछ पास नहीं होगी, लेकिन फेरो में से आपकी सारी की फील्ड लाइन क्या होगी, पास होगी, क्लियर। मतलब इसका फ्लक्स 0 है, इसका फ्लक्स वी कैन से दैट कुछ वैल्यू ऑफ फ्लक्स होगी, कुछ पास होगी कुछ नहीं पास होगी, और इसका जो फ्लक्स होगा वो पोस्ट फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू अ सब्सटेंस, इसमें सारी की सारी पास हो जाएंगी, इसमें कुछ पास होंगी कुछ नहीं पास होंगी, लेकिन इसमें से एक भी फील्ड लाइन आपकी पास नहीं होगी। तो ये आपके फ्लक्स के रिलेटेड था। उसके बाद नेक्स्ट आपका था कि जब इनको मैग्नेट के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, तो भाई ये मान लो कोई नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है, साउथ पोल है, क्लियर। जब इनको हम किसी भी मैग्नेट के बीच, मान लो ये कोई सैंपल था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो दो ये डायमैग्नेटिक सैंपल है, ये अपने आप को इस फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज करेगा, मतलब ऐसे अरेंजमेंट होगी इसकी। लेकिन जब हम किसी भी पैरा को रखेंगे वो अपने आप को अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड फेरो इज आल्सो अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मींस ये अपने आप को परपेंडिकुलर अलाइन करेगा, ये सेम डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा वो आपका आएगा इनके टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि जो पैरामैग्नेटिज्म है फेरोमैग्नेटिज्म है दैट इज स्ट्रांगली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। मींस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस
ओबे क्यूरी लॉ मीन्स इनका जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब तक क्यूरी टेम्परेचर रहेगा तो पैरा पैरा रहेगा, फेरो फेरो रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया क्यूरी टेम्परेचर, दैट फेरो बिकम पैरा एंड दैट पैरा बिकम डाई। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि इसका म्यू और इसका म्यू परमेबिलिटी। अब इसका म्यू क्या था, दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इसका म्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है बट स्मॉल। अब इसका म्यू क्या है, दैट इज ग्रेटर देन मींस लार्ज, पॉजिटिव। क्लियर। उसके बाद हमने निकाली सब्सिबिलिटी। तो जो म्यू था बेटा या म्यू आर था, यहाँ पे हम म्यू लेते हैं, दैट इज 1 प्लस जाई एम। तो अगर मैं यहाँ से जाई एम निकालता हूँ दैट इज 1 म्यू माइनस 1। अब बेटा सिंपल बात है, ये जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो इसका जो जाई एम होगा वो नेगेटिव आएगा। अब इसका जब जाई एम निकालेंगे तो ये है म्यू माइनस 1 मीन्स ये वैल्यू है म्यू की वैल्यू ग्रेटर बन है 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये आएगी पॉजिटिव, लेकिन क्या होगी, स्मॉल होगी। क्लियर। और इसका जो जाई एम होगा, क्लियर, इसका जो जाई एम होगा वो होगा लार्ज। उसके बाद आता है मैग्नेटाइजेशन, जो हमने एम निकाला था, मैग्नेटाइजेशन एम। तीनों का एम क्या होगा, तो जो तीनों का एम है उसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। अब जब हमने मैग्नेटाइजेशन निकाला था वो था हमने एम हमारा जो आया था मैग्नेटाइजेशन, दैट इज डायपोल मोमेंट, क्लियर, पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। तो ये हमारा था डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कैपिटल एम। अब ये तो बेटा वीकली मैग्नेटाइज हुए हैं और भी अप्लाइड फील्ड के अंदर, तो इनकी जो डायपोल मोमेंट है वो स्मॉल ही है। क्लियर। तो इनका जो एम होगा वो होगा स्मॉल। क्लियर। क्या होगा, स्मॉल होगा, पॉजिटिव होगा लेकिन स्मॉल होगा। अब इसका एम क्या है, दैट इज स्मॉल एम बाई टी। और सिंपली हम कह सकते हैं ये आपका था पोल स्ट्रेंथ क्यू एम बाई ए भी था। अब ये तो वीकली मैग्नेटाइज हुए हैं, इसका मतलब इनकी पोल स्ट्रेंथ कम है। अब इनकी ये भी वीकली मैग्नेटाइज है, ये इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, कम है, लेकिन इनसे तो ज्यादा है, तो इनका एम क्या होगा, वी कैन से दैट इसका स्मॉल था, इसका क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव। क्लियर। स्मॉल पॉजिटिव हम कह सकते हैं, इसका भी छोटा है, लेकिन जो एम हम निकालेंगे किसका, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो फेरो में तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है तो इनकी पोल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इनका एम क्या होगा, लार्ज। क्लियर। तो हमने तीनों पॉइंट पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन द डाया पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो यू हैव टू डू दिस ऑन योर नोटबुक। सो बेटा एक टॉपिक रह गया आपका, दैट टॉपिक इज हाइथेसिस लॉस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको वो करवाएंगे, आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको बता दूंगा आपको। और एक आपका रहेगा पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट आपने खुद कर लेना है पीछे से, वो आसानी से आप कर लोगे क्योंकि कुछ नया नहीं है, पहले हमने किया हुआ है पीछे। लेकिन जो हाइथेसिस है, और एक आपकी एक दो बच्चे का डाउट था कि हाउ द सोलेनोइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, उस टॉपिक को मैं एक बार दोबारा से डिस्कस करूँगा, एक दो बच्चे ने मेरे को बोला। तो ये आपका टॉपिक है। इसके बाद एक वीडियो बनानी है बेटा, उसमें आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू।